हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। एक क्वेश्चन, क्या आपको खाना पसंद है? आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फूड आइटम्स खाते हो। आपको पता है ये फूड आइटम्स आते कहाँ से हैं? उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? वो एग्रीकल्चर से होता है। लेकिन क्या आपने अपने आसपास इतने पेड़ पौधे देखे, इतने एग्रीकल्चर लैंड देखे हैं जितना फूड आप कंज्यूम करते हो? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फूड प्रोडक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, और इतने बड़े पॉपुलेशन को फूड कैसे पहुँचाया जाता है, फूड आइटम्स कैसे फुलफ़िल किए जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ये क्लास 9 का चैप्टर 15 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा इसका टॉपिक था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, ज़रूरत क्या पड़ी कि इम्प्रूवमेंट करना पड़ा फूड रिसोर्स में। नीड फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन का नीड ऐसा क्यों हुआ कि उसे इंक्रीज़ किया जाए। फूड जो अवेलेबल है वो कम पड़ रहा है, उस अमाउंट को इंक्रीज़ किया जाए। तो सबसे पहली बात कि पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 मिलियन एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग, और ये बढ़ता ही जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हमारे पास जो लैंड है वो फिक्स्ड अमाउंट में है। तो पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन लैंड नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे पहला रीज़न पॉपुलेशन इंक्रीज़। तो इस इंक्रीज़ को देखते हुए, पॉपुलेशन इंक्रीज़ को देखते हुए इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी हमें। द प्रोडक्शन इफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक कैन बी इंक्रीज बाई अडॉप्टिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे होंगे? कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा, कुछ साइंटिफिक प्रैक्टिसेस है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, जिससे क्या होता है, फूड की क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जाता है। पहला है इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, अंडरटेकिंग मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव किया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग का यूज़ किया जाता है, इंटर क्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये सारे के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा ये तो एग्रीकल्चर लैंड पे हुए, उनके अलावा जो हमें और देखने को मिलेगा कि इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा रहा है, तो वो कुछ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग, ये सारे भी हमें फूड आइटम्स की अवेलेबिलिटी के लिए हेल्प करते हैं। तो इनका भी कल्चर किया जा रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग होती है, फिशरीज होती है, बी कीपिंग किया जाता है, जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो फूड क्वालिटी में और अमाउंट भी बढ़े। तो हम देखेंगे जो क्रॉप्स होते हैं, पहला हमारा क्या था, फूड हमारे कहाँ से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, और दूसरे कुछ एनिमल से आ रहे हैं। तो जो एग्रीकल्चर है उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। कुछ सीरियल्स होते हैं लाइक राइस, व्हीट, मेज़, मिलेट, सोरगम, ये सब क्या है, ये सब सीरियल्स हैं। और ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा प्रोटीन आता है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलते हैं? पल्सेस से मिलते हैं। ये पल्सेस क्या क्या हो सकते हैं? पी हो सकता है, बीन्स हो सकते हैं, ग्राम्स हो सकते हैं, लेंटिल्स हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? प्रोटीन के सोर्सेज हैं। फिर उसके अलावा फ़ैट की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी में। तो ये फ़ैट हमें कुछ ऑयल सीड से मिलते हैं, लाइक ग्राउंडनट, सेसमे सीड, कैस्टर्ड, मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर, ये कुछ फ़ैट के सोर्सेज हैं। अब इसके अलावा वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, जो कि हमें वाइटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करवाते हैं, और कुछ स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन भी उनमें होता है। तो हमने क्या देखा, सीरियल्स हमें
कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, पल्सेस हमें प्रोटीन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ऑयल सीड्स हमें फैट प्रोवाइड करवा रहे हैं। उनके अलावा जो वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स है वो हमें मेनली विटामिन्स और मिनरल प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन भी है। फिर इनके अलावा कुछ फॉडर क्रॉप्स भी होते हैं। तो ये क्या है, कुछ ओट्स हैं, बीरसम है, सूडान ग्रास है, इन्हें भी फूड की तरह यूज़ किया जाता है। अगर हम सीज़न वाइज देखें तो अगर हम देखें समर सीज़न और विंटर सीज़न के हिसाब से, तो 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं। एक तो होता है खरीफ और दूसरा होता है राबी। जो खरीफ क्रॉप्स है उसे रेनी सीज़न के टाइम में ग्रो किया जाता है, फ्रॉम जून टू अक्टूबर। जो पैडी है, जो हमारा राइस का जो प्रोडक्शन पैडी है, उसे आपने सुना होगा कि बहुत पानी की ज़रूरत होती है। तो ये कब होगा, जब समर सीज़न के बाद बारिश आती है तो बहुत पानी आता है, तो इस टाइम इसे कल्टीवेट करना शुरू करते हैं लोग। इस टाइम में ये ग्रो किया जाता है और ये अप टू अक्टूबर रहता है। खरीफ क्रॉप्स के और कौन कौन से एग्जांपल हैं, सोयाबीन है, मेज़ है, पिजन पी, ग्रीन ग्राम, उसके अलावा कॉटन है। राबी क्रॉप्स में क्या है, जो विंटर सीज़न में ग्रो किए जा रहे हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा, नवंबर टू अप्रैल। तो ये विंटर सीज़न में ग्रो किए जा रहे हैं। इनको लाइट की आवश्यकता कम होती है एज़ कम्पेयर टू खरीफ क्रॉप्स। और इसके एग्जाम्पल क्या है, वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिंसीड है, ये सब राबी क्रॉप्स हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं जो इम्प्रूवमेंट है वो उस क्रॉप के यील्ड में इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। क्रॉप यील्ड कैन बी इम्प्रूव्ड बाय 3 मेन एक्टिविटीज़। इसके लिए 3 मेजर एक्टिविटीज़ यूज़ किए जाते हैं। पहला है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप की वैरायटी को ही इम्प्रूव किया जाए। जो वैरायटी ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करती है उसे हम अडॉप्ट करेंगे। दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। जो प्रोडक्शन है वो क्रॉप जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड करवा सके, तो ऐसे क्रॉप को हम चूज़ करते हैं। तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। जितना ज़रूरी उन्हें ग्रो करना है, कल्टीवेट करना है, उनका प्रोटेक्शन करने से उसका यील्ड भी अच्छा होगा और उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो तीसरा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं ये तीनों एक्टिविटीज़ को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। वैरायटी को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन इज द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट टू ऑब्टेन क्रॉप हैविंग यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में 2 क्रॉप को लिया जाता है जो कि जेनेटिकली सेम नहीं होंगे, वो डिसिमिलर होंगे, वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होंगे। और ये इसलिए लिए जाते हैं कि किसी में एक क्वालिटी अच्छी होगी, किसी में दूसरी क्वालिटी अच्छी होगी। तो जो मेजर क्वालिटी हमें चाहिए वो हमें इन दोनों प्लांट से एक ही प्लांट में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी की क्वालिटी एक में अच्छी है, किसी एक पैडी की वैरायटी में क्वालिटी अच्छी हो और किसी दूसरे पैडी की वैरायटी में उसका डिजीज़ रेसिस्टेंस अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक प्लांट के अंदर कैसे लाएंगे, दोनों क्वालिटीज़ को एक ही प्लांट के अंदर हमें डालना है। तो उसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं और इससे हमें क्या मिलता है, डिजीज़ रेसिस्टेंस, गुड क्वालिटी, हाई यील्ड, ये सारे फीचर्स हमें ऑब्टेन होते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 2 वैरायटीज़ के बिटवीन होता है। तो ये सेम जीनस का भी हो सकता है और बिटवीन डिफरेंट जीनस के भी हो सकते हैं। तो जो सेम जीनस का होता है उसे हम जो सेम जीनस के अंदर क्या होंगे,
स्पीसीज़ वेरी करेंगे। तो स्पीसीज़ जो वेरी करते हैं उसे हम इंटर स्पेसिफिक कहते हैं, और जो जीनस जिनका जीनस ही वेरी करता है उसे हम इंटरजेनेरिक कहते हैं। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन दो तरीके से किया जाता है, इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करना, मतलब बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन टू ऑब्टेन द डिज़ायर कैरेक्टर, और इसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब हम देखेंगे कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन इन फॉलोइंग वे। अभी हमने क्या देखा था, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनरिक होता है। उसके अलावा हम देखेंगे उसको किया कैसे जाता है। तो पहला है कि हायर यील्ड के लिए किया जाता होगा, मतलब हायर यील्ड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़। मतलब हम किसी ग्राउंड पे, किसी फील्ड पे हमने क्रॉप को ग्रो किया, और उस क्रॉप से हमें कितनी क्वांटिटी मिल रही है, क्रॉप आफ्टर सारे प्रोसेस हो जाने के बाद हमें उससे कितना क्रॉप ऑब्टेन हो रहा है। तो हम उसके यील्ड के लिए इम्प्रूवमेंट करेंगे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, उसी ग्राउंड में हम उतने ही प्लांट ग्रो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिले। दूसरा होगा बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंस। बहुत सारे बायोटिक फैक्टर हैं और एबायोटिक फैक्टर है जो प्लांट को डैमेज करते हैं, जैसे कि एक्सेस रेन आ गया, या फिर विंड आ रहा है, हाई टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे, प्लांट को अफेक्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स होंगे, कुछ डिजीज़ काउजिंग पैथोजेंस होंगे जो कि प्लांट को बर्बाद कर रहे होंगे, क्रॉप को बर्बाद कर रहे होंगे। तो हमें उनसे रेसिस्टेंस चाहिए, इसके लिए हम करते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। फिर उसके अलावा चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। कुछ प्लांट्स होते हैं कि बहुत टाइम लेते हैं मैच्योरिटी के लिए, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो विद इन लिमिटेड टाइम वो क्रॉप प्रोडक्शन कर देते हैं। तो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, अगर प्रोडक्शन हमें ज़्यादा अमाउंट में कम टाइम में चाहिए तो क्या करेंगे, हम उसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन को चाहेंगे कि कम हो। तो इसके लिए भी किया जाता है टू रिड्यूस द ड्यूरेशन बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। जो बीज बोया जा रहा हो और जब उससे फसल को काटा जा रहा है तब के टाइम को हम चाहेंगे कि वो कम से कम हो, तो इसके लिए हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसके अलावा बाइडर एडेप्टिबिलिटी, मतलब कुछ ऐसे प्लांट हमें चाहिए जो क्लाइमेट कितना भी चेंज हो, मतलब कितना भी नहीं बट एक स्पेसिफिक चेंजेस जो हैं वो टॉलरेट कर पाए कुछ हद तक। अगर वो टेम्परेचर 2-3 डिग्री ज़्यादा उसका डाउन हो गया या हाई हो गया तो वो रेसिस्ट कर पाए, इसके लिए हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करवाते हैं बाइडर एडेप्टिबिलिटी के लिए, कि हम उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ग्रो कर पाएँ या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी ग्रो कर पाएँ। तो इसके लिए क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट होता है। फिर डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमें चाहिए होते हैं। कैरेक्टर लाइक टॉलनेस एंड मोर ब्रांचिंग आर यूजफुल फॉर फॉडर क्रॉप्स। जो फॉडर क्रॉप्स है उसमें हमें चाहिए होता है कि वो टॉल हों और उसमें ब्रांचेस ज़्यादा हों, तो हम ये स्पेसिफिक कैरेक्टर उस प्लांट में चाहते हैं। तो ये क्या हुआ, डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर हुआ। या फिर हमें जो सीरियस क्रॉप है वो हमें शॉर्ट हाइटेड चाहिए, जो डॉर्फनेस हो उसमें, तो ये भी एक कैरेक्टर हुआ किसका, ये हम चाहते हैं कि ऐसे प्लांट्स हो, तो ये डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर हुए। तो ये सारे रीज़न से क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट होते हैं। फिर हम देखेंगे दूसरा प्रोसेस, हमने क्या देखा था, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन को कैसे मैनेज किया जाए। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। पहला क्या होता है, न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट, दूसरा इरिगेशन और तीसरा क्रॉपिंग मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट नीड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर वाटर एंड सॉइल। प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए एयर से, वाटर से, सॉइल से।
एयर में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन होता है, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए, जो कि या तो लाइटिंग से वो फिक्स होता है नाइट्रोजन, या फिर कुछ बैक्टीरियाज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उसे फिक्स करेंगे। वाटर में बहुत सारे मिनरल है, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एयर, वाटर और सॉइल से आ रहे हैं। और टोटल जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है वो कितने होते हैं नंबर में? 16 होते हैं। 16 न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए 16 न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत एसेंशियल है। एयर सप्लाइज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड करा रहा है। वाटर सप्लाइज हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग 13 न्यूट्रिएंट्स। वाटर से हमें क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन। वाटर सप्लाइज हाइड्रोजन और रिमेनिंग जो 13 न्यूट्रिएंट्स है वो हमें सॉइल से मिलते हैं। एमंग द 16 न्यूट्रिएंट्स 6 को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो मतलब होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हमें। जो मैक्रो है वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और जो माइक्रो हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 6 इन नंबर हैं। कितने हैं? 6 इन नंबर। और ये क्या क्या हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके अलावा जो और 7 न्यूट्रिएंट्स हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। वो क्या हैं? आयरन, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि अमाउंट में कम चाहिए होते हैं। अब इसके अलावा हमने क्या देखा था कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमें पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना होता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में हमें एयर मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, सॉइल मिलना चाहिए। अब इसके अलावा हम देखेंगे इरिगेशन और देखेंगे हम क्रॉपिंग मैनेजमेंट। तो हम देखते हैं कि जो हमने देखा कि सॉइल से हमें जो मिल रहा था न्यूट्रिएंट्स वो कैसे मिलेंगे। कभी कभी होती है, ऐसा भी हमने सुना है कि उसे हमें फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, मैन्योर देना पड़ता है, कंपोस्ट देना पड़ता है, तब वो सॉइल उस क्रॉप के लायक होता है। तो इसके लिए, इस न्यूट्रिएंट को मैनेज करने के लिए कुछ अदर कंपोनेंट है जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं ताकि सॉइल फर्टाइल हो। पहला क्या है? मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट है उसको डिकम्पोज किया जाता है और इससे मैन्योर प्रोड्यूस होते हैं। इसमें क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर होंगे और प्लांट और एनिमल में जितने भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वो उन्हीं का पार्ट है। तो ये न्यूट्रिएंट्स और हमें ऑब्टेन होंगे मैन्योर से। इट हेल्प टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। एंड ऑल्सो रिड्यूस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। अगर हमारे पास मैन्योर है, ये कैसा है? ये ऑर्गेनिक है, तो ये फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम करता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र एक तरह का केमिकल सब्सटेंस हम मानते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें जब मिल रहा है तो हम क्यों केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करें? तो हमें ये फ़ायदा होता है इससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और फर्टिलाइज़र कम यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ रिसाइकल फार्म वेस्ट एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये क्या है? एनिमल का और प्लांट का वेस्ट को डिकम्पोज करके बनाया जाता है। तो इससे जो वेस्ट प्रोड्यूस हुए थे फार्म में, या फिर हम कहीं पे कैटल रख रहे हैं तो उनका जो वेस्ट है, तो ये वेस्ट क्या होता? इन्वायरमेंट में कहीं पे हम उसे रिलीज़ करते तो उससे हो सकता है कुछ इफ़ेक्ट आ सकते थे या फिर नहीं भी आते, बट अगर हम इसे रिसाइकल कर ले रहे हैं तो इससे क्या हो जा रहा है? इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो जा रहा है और साथ ही साथ हमें फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, सॉइल भी फर्टिलाइज हो जा रहा है।
ये टू टाइप ऑफ मैन्योर्स होते हैं। कैसे? एक तो होता है कंपोस्ट और दूसरा होता है ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट क्या होता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन कंपोस्ट पिट्स। एक कंपोस्ट पिट होता है, ये एक चैम्बर होता है जहाँ पे इसे डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल के वेस्ट को लिया जाता है। और कंपोस्ट प्रिपेयर बाय यूजिंग अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। हमने सुना है कि हमारे सॉइल में अर्थवॉर्म भी होते हैं जो कि फार्मर्स के फ्रेंड माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? फार्मर के फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली सॉइल को फर्टाइल करते हैं। तो जो इनके द्वारा किया जाता है, अर्थवॉर्म के द्वारा जो कंपोस्ट बनाया जाता है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और कुछ ह्यूमन अपने चैम्बर्स में भी बनाते हैं। और ये जो कंपोस्ट होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है और न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो उसके अलावा हमने देखा कंपोस्ट कैसे प्रिपेयर होते हैं। आप देखते हैं ग्रीन मैन्योर क्या होता है। बिफोर सोइंग सीड इन फील्ड सम ग्रीन प्लांट्स लाइक हेम्प, कॉर्न एक्सेट्रा आर मिक्सड इन द सॉइल बाय प्लोइंग। जब हम खेत को जोत रहे होते हैं तभी उस टाइम सीड बोने के पहले कुछ ग्रीन प्लांट्स को उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो ये क्या होगा? ये अल्टीमेटली फिर से वो क्या होंगे? डिकम्पोज होंगे वहाँ पे। तो इनका डिकम्पोजिशन होने के बाद फिर से ये कंपोस्ट फॉर्म करेंगे। लेकिन इसमें हमने क्या किया था? ग्रीन प्लांट्स को वहाँ पे डाला था, इसीलिए हम इसे ग्रीन मैन्योर्स कहते हैं। दिस प्लांट टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर विच मेक्स सॉइल रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और जो ग्रीन मैन्योर हैं उनकी खासियत ये है कि वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिच होते हैं। अब हम देखेंगे फर्टिलाइज़र्स। जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये कॉमर्शियली बनाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, जिस भी फील्ड में एग्रीकल्चर लैंड में, वहाँ पे ये फर्टिलाइज़र ही यूज़ किए जाते हैं। दे सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। जो फर्टिलाइज़र हैं वो NP की सप्लाई करते हैं। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम। हमने देखा होगा, अगर आपने कभी फर्टिलाइजर्स के पैकेट को देखा होगा तो उन पे लिखा होता है NPK फर्टिलाइज़र। तो ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइज़र होते हैं। फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड ओनली इन रिक्वायर्ड अमाउंट। क्योंकि ये केमिकल होते हैं तो इनको सिर्फ जितना क्वांटिटी की नीड है उतना ही देना चाहिए। अदरवाइज़ ये फर्टाइल करने के बजाय क्या करते हैं? हार्म करते हैं हमारे प्लांट्स को। एक्सेसिव यूज़ कैन रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी और साथ ही साथ ये वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं। तो सॉइल में जाने से वाटर पॉल्यूशन कैसे हुआ? जब रेन आता है, जब बारिश होती है तो वो क्या होता है? फर्टिलाइज़र जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में वो पानी के साथ बह जाते हैं और हमारे लेक में, पॉन्ड्स में और रिवर में वो जाके मिल जाते। तो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन भी फर्टिलाइज़र के कारण होता है। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर में हमें चूज़ करना हो तो हम क्या करेंगे? हम मैन्योर में ही चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारा इन्वायरमेंट भी बच रहा है और साथ ही साथ हमें ये नेचुरल वेस्ट को रिसाइकल करने में भी हेल्प कर रहा है और सॉइल भी फर्टाइल हो जा रहा है। अब हम देखेंगे दूसरा जो हमारा प्रोसेस था क्या था? इरिगेशन। तो इरिगेशन कैसे होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। जो हमारा क्रॉप है उसे वाटर सप्लाई करना क्या कहलाता है? इरिगेशन, सिंचाई। तो ये सिंचाई कैसे होता है? कुछ उसके कुछ सोर्सेज होंगे जहाँ से वाटर आता होगा। तो ये सोर्सेज क्या हो सकते हैं? वेल हो सकता है, कैनाल्स हो सकते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम हो सकता है, कुछ टैंक्स हो सकते हैं, कुछ डैम्स हो सकते हैं। ये वाटर के सोर्सेज होंगे जहाँ से क्रॉप को वाटर सप्लाई हो रहा होगा। वाटर रिक्वायर्ड होता है प्लांट से फॉर प्रॉपर ग्रोथ और ये हेल्प करता है क्रॉप यील्ड के प्रोडक्शन में, इंक्रीज़ करने में। तो डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम क्या क्या है देखते हैं। वेल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल कॉल्ड डग वेल एंड ट्यूब वेल्स। डग वेल्स जो खोद कर बनाए गए हैं वेल, और ट्यूब वेल्स जो आजकल ज़्यादा कॉमन है।
ये इसमें क्या बोलते हैं, मोटर, ट्यूब्स, ये सब लगाए जाते हैं, तो इसे हम ट्यूबवेल्स कहते हैं। और उसके अलावा कनाल्स है। कनाल रिसीव वाटर फ्रॉम रिजर्वायर और रिवर एंड कंट्रीब्यूट टू फिल। कुछ कनाल बना दिए जाते हैं जहाँ क्या होता है, वाटर रिजर्वायर या रिवर से, वहाँ से लेके क्रॉप फील्ड तक पानी जाता है। कुछ रिवर लिफ्ट सिस्टम है। वाटर इज़ लिफ्टेड फ्रॉम रिवर टू इरिगेटेड फील्ड। जो भी नदी आसपास में है उस क्रॉप फील्ड के, वहाँ से पानी आना, वहाँ तक पानी आता है। कुछ टैंक्स होते हैं, अ स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर, जो कि कभी कभी हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, तो उसे भी यूज़ कर लिया जाता है। कुछ चैम्बर्स बना दिए जाते हैं अर्थ के नीचे, जहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है और बाद में यूज़ कर लिया जाता है। फिर चेक डैम्स, दे आर यूज टू स्टॉप रेन वाटर। कुछ डैम होते हैं जिसे हम चेक डैम्स बोलते हैं, वो रेन वाटर को स्टॉप करते हैं बहने से, और ये हेल्प करते हैं ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज़ करने में, और साथ ही साथ सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं, क्योंकि अगर ये डैम्स नहीं होते, चेक डैम्स, तो वाटर के साथ सॉइल भी फ्लो कर जाता, तो सॉइल इरोजन होता। अब तीसरा हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स। जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है वो कैसे कैसे होते हैं। 3 तरह से क्रॉपिंग पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे, एक मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक इंटर क्रॉपिंग, एक क्रॉप रोटेशन। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या किया जाता है, एक ही साथ में 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को लगा दिए जाते हैं। मतलब कि अगर हम वीट को ग्रो कर रहे हैं, उसी फील्ड में ग्राम को भी लगा दें, तो ये एक हो सकता है मेथड। या फिर मस्टर्ड के साथ हमने वीट को लगा दिया, या फिर ग्राउंडनट के साथ हमने सनफ्लावर को लगा दिया, या किसी 3 को हमने लगा दिया। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई एक क्रॉप जो है उस फील्ड में ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उससे अगर हमने सिर्फ वीट को लगाया होता और वो क्रॉप वो फील्ड उसे सपोर्ट नहीं कर पाता, तो सारा प्रोडक्शन हमारा ख़त्म हो जाता। और हमने जब उसमें ग्राम और मस्टर्ड दोनों लगा दिए, तो ग्राम और मस्टर्ड तो कम से कम वहाँ पे ग्रो कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो क्रॉप फेल होने का चांस होता है और जो लॉस होने का चांस होता है वो कम हो जाता है। फिर दूसरा मेथड है हमारा इंटरक्रॉपिंग। इट इज़ ग्रोइंग टू अ मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन सेम फील्ड इन अल्टरनेट रोज। इसमें क्या किया जाता है कि रोज़ जो सोइंग होते हैं सीड के, उसी टाइम रो बनाया जाता है फील्ड्स में। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक पहले रो में हमने एक प्लांट को डाला, एक प्लांट के सीड को डाला, दूसरे रो में हमने दूसरे प्लांट को सीड को डाला। तो इससे क्या हुआ, एक रो में हमें कुछ और मिलेगा, फॉर एग्जांपल मेज़ है तो दूसरे में हमें सोयाबीन मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि क्रॉप विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर सेलेक्टेड। दिस हेल्प इन बेटर यूज ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज टू ऑल प्लांट्स ऑफ सेम क्रॉप। अगर कहीं पे किसी फील्ड में ऐसा भी होता है कि वहाँ का सॉइल में कुछ माइक्रोब्स हैं या फिर कुछ ऐसे क्रॉप डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन है, तो वो अगर उस सॉइल में होंगे तो पहले रो में अगर वो है तो दूसरे रो में भी प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे भी वो होंगे, और अगर नहीं होंगे तो उन्हें स्प्रेड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम सेम प्लांट्स को लगाते हैं वहाँ से तो वो जा सकते हैं। लेकिन अगर पहला हमारा मेज़ था, वहाँ उस मेज़ जो है वो उस डिज़ीज़ से सस्पेक्टेबल है, तो मेज़ पहले रो में उसे वो डिज़ीज़ हो गया, लेकिन दूसरे रो में हमने सोयाबीन लगा दिया है, तो सोयाबीन उस डिज़ीज़ से अफेक्ट नहीं हो सकता है। तो वो डिज़ीज़ का जो पैथोजन था, वो जो एजेंट था, वो दूसरे रो तक आ ही नहीं पाएगा। आएगा भी तो वो फिर डेड हो जाएगा या फिर स्प्रेड होने से रुक जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि वो तीसरे रो में जो फिर से मेज़ था उसके पास नहीं पहुंच पाया।
तो इसमें अगर लॉस भी हुआ तो हमारे पहले रो के मेज़ को ही सिर्फ हो पाया, उसके अलावा जो अल्टरनेटिव थे वो सारे बच गए। तो इससे हुआ क्रॉप इंटरक्रॉपिंग का ये मेथड हुआ। फिर इसके अलावा हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? इट इज़ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सेम फील्ड इन सक्सेशन। हमने इस सीज़न में एक क्रॉप को लगाया और उसके बाद उसके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कुछ और होंगे, उसके कुछ मंथ के बाद हम उसमें कोई दूसरा प्लांट लगाएंगे। मेजरली हम देखते हैं कि कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे फर्टिलिटी कम हो जाती है। फर्टिलिटी कम मतलब वहाँ पे नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लेगुमिनस क्रॉप को ग्रो करते हैं। कोई भी सीरियल्स हमने वहाँ पे ग्रो किया, उसके बाद हम लेगुमिनस क्रॉप को करते हैं। इससे क्या होता है? लेगुमिनस क्रॉप जो है वो नाइट्रोजन के फुलफिलमेंट में बहुत हेल्प करते हैं सॉइल को, तो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो नेक्स्ट सीरियल क्रॉप को फिर से नाइट्रोजन मिलेगा। तो ये प्रोसेस यूँ ही चलता रहता है और एक ईयर में हम 2 या 3 क्रॉप्स एक फील्ड में ग्रो कर सकते हैं और ये हमें बहुत प्रॉफिट और प्रोडक्शन और ईल्ड के साथ प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। हमने अभी क्या देख लिया? क्रॉप ईल्ड मैनेजमेंट देख लिया, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट देख लिया। अब हमें प्रोटेक्शन मैनेजमेंट देखना है, उसे हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं और प्रोटेक्ट किन चीज़ों से किया जाता है। तो क्रॉप को कौन हार्म पहुंचा सकते हैं? वीड। ये वीड क्या होते हैं? ये भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ये भी प्लांट्स ही होते हैं लेकिन जो अनवांटेड प्लांट्स हैं। तो अगर एक फील्ड में हमने वीट को ग्रो किया, वहाँ पे कुछ वीड्स आ गए, वीट के साथ कुछ वीड्स आ गए जो कि अनवांटेड प्लांट है, तो हमारे गेहूं के फसल को नुकसान होगा। क्यों? कैसे? क्योंकि वो जो बीड है उन्हें भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा, तो वो प्रॉफिटेबल तो नहीं है और प्रोडक्टिव भी नहीं है। तो वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, इससे प्लांट के यील्ड में और प्रोडक्शन में अफेक्ट पड़ेगा। दूसरा इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं और कुछ डिजीज़ हैं। तो कुछ इंसेक्ट ऐसे आते हैं झुंड के झुंड और सारे फसल को बर्बाद कर देते हैं। कुछ पेस्ट होते हैं, कुछ डिजीज़ होते हैं जो कि प्लांट को अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए प्रोटेक्ट किया जाता है इन सब चीज़ों से क्रॉप को। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड। एग्जाम्पल उसका जैंथियम है। और ये क्या करते हैं? दे कम्पीट विथ क्रॉप फॉर फूड, स्पेस एंड सनलाइट। न्यूट्रिएंट का यूज़ करते हैं और क्रॉप के यील्ड को रिड्यूस करते हैं। इंसेक्ट पेस्ट जो है वो डैमेज करते हैं रूट को, स्टेम को, लीव्स को, और कभी कभी तो वो उनके सेल सैप को भी सक करते हैं। तो इससे क्या होता है? या तो स्टेम में डिजीज़ आ जाती है तो प्लांट अफेक्ट होता है, या स्टेम में या लीव में या फिर पूरे प्लांट में भी ये पेस्ट जो होते हैं वो डैमेज कर देते हैं इनको। तो इससे क्रॉप की यील्ड क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। डिजीज़ इन प्लांट caused by pathogen like virus, bacteria and fungi reduce crop yield। कुछ डिजीज़ जो होते हैं वो बैक्टीरिया से, कुछ वायरस से, कुछ फंगस से होते हैं और ये क्या करते हैं? अल्टीमेटली क्रॉप के यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना है। तो जो वीट हैं उनके लिए हमें कुछ ऐसा कुछ वीडिसाइड चाहिए होता है, पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड चाहिए होते हैं। फिर उसके अलावा जो फंगस हैं उनके लिए हमें फंगिसाइड चाहिए होते हैं। इन सब चीज़ों को हम स्प्रेड करते हैं वहाँ पे और वो सारे वहाँ से चले जाते हैं, डेड हो जाते हैं। या फिर वहाँ से हम क्या करते हैं? वीट को कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि हैंड पिकिंग भी किया जाता है। सारे वीट को कोई फार्मर निकाल के फेंकता है, और उसके अलावा जो भी उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं सारा केमिकल के यूज़ से या फिर कैसे भी करके इन सारे चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है
क्रॉप को वीडिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके। और ये क्योंकि केमिकल है तो एक्सेसिव यूज़ इन्वामेंट में भी पॉल्यूशन करेगा, वाटर पॉल्यूशन करेगा, सॉइल पॉल्यूशन करेगा। तो इसके रिड्यूस को कम से कम किया जाए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही की जाए। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जो ग्रेन्स हमने अब हार्वेस्ट कर लिया, हमने क्रॉप को ग्रो कर लिया और हार्वेस्ट कर लिया, अब उसे हमें स्टोर करना है, तो हमें इस टाइम भी प्रोटेक्शन का बहुत ध्यान रखना होता है। क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैट्स, वो पूरे फसल को बर्बाद कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होते हैं, ये पूरे प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या, उसके अलावा ये तो बायोटिक फैक्टर्स हुए, इसके अलावा मॉइस्चर और टेम्परेचर भी उनको वैसा चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आलू को कहाँ रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। तो ये क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर उसे वैसा टेम्परेचर ना मिले तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आलू को वहाँ पे बर्बाद कर देंगे, आलू की फसल को बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे ही सारे क्रॉप्स के साथ होता है, सारे क्रॉप्स के साथ। तो उसके स्टोरेज को भी हमें बहुत ध्यान देना होता है। उसे हम ड्राई प्लेस में रखें, वहाँ पे रोडेंट्स नहीं आ रहे हों, वहाँ पे इंसेक्ट्स नहीं हो। अगर उसे टेम्परेचर की ज़रूरत है तो हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना है, अगर टेम्परेचर नहीं चाहिए तो हमें उसे कोल्ड स्टोरेज में रखना है। तो ये सब बातों को देख के ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है वो इफ़ेक्टिव होती है, हाई अमाउंट में होती है। अभी तक हमने देखा था एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स। अब हम देखेंगे कुछ एनिमल हस्बेंड्री भी किया जाता है, जैसे कि काटल फार्मिंग, उसके अलावा वी फार्मिंग, फिशरीज़। तो ये सब भी फूड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फूड के प्रोडक्शन को एक योगदान देते हैं, क्योंकि ये भी मेजरली यूज़ किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा। तो इसे कैसे किया जाता है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक इंक्लूडिंग देयर फीडिंग, ब्रीडिंग, डिजीज़ कंट्रोल। एनिमल हस्बेंड्री जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल के लाइव स्टॉक को। जो एनिमल को हम पालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कैटल हो सकते हैं, वो फिशेज़ हो सकते हैं, वो मधुमक्खियाँ हो सकती हैं। तो इनके साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उनके फीडिंग, ब्रीडिंग और डिजीज़ कंट्रोल। उन्हें हमें क्या फीड करना है, उनकी ब्रीडिंग कैसी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, डिजीज़ से हमें उन्हें कैसे बचाना है, ये सारे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आते हैं। एनिमल फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, कैटल का फार्मिंग जिसमें सीप होंगे, गोट होंगे, काउज, बफेलोज। उसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग भी होती है, फिश फार्मिंग भी होती है। तो हम देखते हैं कैटल फार्मिंग के बारे में। सबसे पहले कैटल फार्मिंग कैसे होती है। कैटल फार्मिंग इज़ डन फॉर टू मेन पर्पस। एक तो मिल्क प्रोडक्शन, पहला क्या है हमारा मिल्क प्रोडक्शन, और दूसरा फार्म लेबर। तो मिल्क प्रोडक्शन जो होंगे वो कैसे होंगे, फीमेल कैटल से होंगे, और इसे हम मिल्च एनिमल भी कहते हैं। जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फीमेल ही होंगी, और इसे हम मिल्च एनिमल कहते हैं। एंड दोज हु आर यूज्ड फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्राउट एनिमल्स। जो फार्म लेबर के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे हम ड्राउट एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो इतना यूज़ नहीं होता है, पहले कुछ पास्ट में हम जाएं तो हम देखेंगे कि बैलों का यूज़ किया जाता था जुताई के लिए। तो ये क्या होता है, पहले बुलक कार्ट्स भी होते थे, और इस तरह से फ्लोइंग भी हो रहा है, बुलक कार्ट का भी यूज़ हो रहा है। किसके यूज़ से, ऑक्सेस के यूज़ से। तो कैटल फार्मिंग में हमें टू टाइप्स ऑफ एनिमल मिले, एक तो मिल्च एनिमल्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा जो फार्म पे लेबर कर रहे हैं, जिसे हम फार्म लेबर कहते हैं। इसे हम ड्राउट एनिमल कहते हैं, मिल्च एनिमल और ड्राउट एनिमल।
जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो मिल्क का प्रोडक्शन है, वो डिपेंड करता है लैक्टेशन पीरियड पे। लैक्टेशन पीरियड हम उसे करते हैं आफ्टर बर्थ, जब तक वो मिल्क को प्रोड्यूस कर सकता है, वो फीमेल मिल्क को प्रोड्यूस कर सकती है। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग लैक्टेशन पीरियड। अगर लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज कर दिया जाए तो मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। इसके लिए फॉरेन ब्रीड जैसे कि जर्सी, ब्राउन स्विस, ये फॉरेन ब्रीड्स हैं कुछ काउस के, जिसे यूज़ किया जाता है। किसके लिए? हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए। इनका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है। और कुछ लोकल ब्रीड है लाइक रेड सिंधी, साहिवाल आर रेसिस्टेंस टू डिजीज़। तो हमने अभी क्या देखा था एनिमल्स में हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता था, दो डिफरेंट क्रॉप के वैरायटी जिसमें एक ही क्वालिटी अच्छी हो या फिर मोर देन वन क्वालिटी अच्छी हो, उसको इंटरमिक्स कर रहे थे हम। तो उसी तरह से एनिमल्स में भी ये प्रोसेस किया जाता है। ये क्रॉस ब्रेड करवाए जाते हैं ताकि दोनों क्वालिटीज़ जो है वो एक ही एनिमल में आ जाए। कैटल शेल्टर शुड बी क्लीन, वेल वेंटिलेटेड विथ स्लोपिंग फ्लो फॉर इजी क्लीनिंग। तो जो हम जहाँ पे कैटल को रख रहे हैं उनका वो जो शेल्टर है वो बहुत क्लीन और वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि जो कैटल्स हैं वो हेल्दी रहें। Cattle feed should include roughage, including mainly fiber and concentrates, mainly protein and other nutrients. उसमें प्रोटीन और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, साथ में रफेज बहुत ज़रूरी है। कैटल डिजीज़ आर काउज्ड बाय पैरासाइट, वायरस एंड बैक्टीरिया। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को वहाँ आने से ही रोकें, और अगर वहाँ पे आ गए हैं तो हम उसके अच्छे से जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं उनसे हम उनका इलाज करवाएं, या फिर हमें ज़रूरत है तो हम अपने एनिमल्स को वैक्सीनेशन दिलवाएं। तो ये हमें कैसे बचाएगा, कैटल डिजीज़ होने से ये रोकेगा। अब हम इसके अलावा देखेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग में हेन और चिकन का प्रोडक्शन होता है। ये किस लिए होता है पोल्ट्री फार्मिंग? पहला तो एग प्रोडक्शन, और दूसरा मीट के लिए। जो चिकन मीट है और एग प्रोडक्शन है उसके लिए पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड टू प्रोड्यूस लेयर फॉर एग्स एंड बॉयलर्स फॉर मीट। जो एनिमल्स हैं जो एग प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्हें हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। जो एग प्रोड्यूस कहते हैं उसे हम लेयर्स कहते हैं, और जो मीट प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बॉयलर्स कहते हैं। कुछ चिकन्स ऐसे होते हैं जिसे हम सिर्फ मीट के लिए यूज़ करते हैं तो उसे हम बॉयलर्स कहेंगे, और कुछ हेन ऐसे होते हैं जो अच्छी क्वालिटी की एग को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लेयर्स कहते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन इंडियन वैरायटीज़ लाइक असील एंड फॉरेन वैरायटीज़ लाइक लेघॉर्न। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और अच्छा हो। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स दे आर गिवन प्रॉपर न्यूट्रिशन। सबसे पहली बात कि उनका जो फीडिंग है वो अच्छा होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके होगा। दूसरा, उन्हें हाइजीनिक वे में रखना है, उन्हें प्रॉपर शेल्टर में रखना है जहाँ पे उनका इन्वामेंटल कंडीशन प्रॉपर हो, प्रॉपर टेम्परेचर हो, अच्छा से वेंटिलेशन हो। बॉयलर चिकन आर फेड विथ विटामिन्स, प्रोटीन एंड फैट रिच। तो जो बॉयलर चिकन है वो विटामिन्स, प्रोटीन और फैट पे फेड किए जाते हैं ताकि उनका ग्रोथ बेटर हो, क्योंकि ये बॉयलर्स जो है वो मीट के लिए यूज़ होते हैं। पोल्ट्री फाउल्स आर अफेक्टेड बाय डिजीज़ लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगई एंड पैरासाइट्स। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, कभी कभी आपने सुना होगा बर्ड फ्लू आ जाता है।
तो उस टाइम क्या किया जाता है, सारे ही पोल्ट्री में जितने भी हैन है, चिकन है, उनको क्या किया जाता है, बरीड कर दिया जाता है। अगर ये बहुत हाई लेवल में चला जाता है, बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन जब उसे कंज्यूम करेंगे तो वो उन्हें भी अफेक्ट करता है। और बहुत केसेस में अगर बर्ड फ्लू जिन चिकन को हो गया है, उस चिकन को अगर ह्यूमन कंज्यूम करता है तो मोस्टली केसेस में ह्यूमन का डेथ हो जाता है। तो इस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करना है डिजीज़ से भी बाय प्रॉपर सैनिटाइजेशन, जिसे वहाँ पे आसपास में डिसइंफेक्टेंट रखना है, छिड़कते रहना है बार बार। और अगर जो डिज़ीज़ हैं जिसके वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं तो हमें उस वैक्सीन से वैक्सीनेट करवाना है। अब हम देखेंगे फिश प्रोडक्शन, जिसे हम पीसी कल्चर भी कहते हैं। फिश प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। तो कितने तरह के फिश को कल्चर किया जा सकता है, या तो वो मरीन होंगे या फ्रेश वाटर होंगे। तो जो मरीन वाटर में फिशेस होते हैं उसे हम मरीन फिशरीज़ कहते हैं, और जो इनलैंड मतलब जो फ्रेश वाटर में ग्रो किए जाते हैं उसे हम इनलैंड फिशरीज़ कहते हैं। जो फिश का प्रोडक्शन होता है वो मेनली प्रोटीन को कंज्यूम करने के लिए किया जाता है। और 2 मेथड होते हैं, बाय कैप्चर फिशिंग एंड कल्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी में हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं फिश को किसी वाटर रिसोर्स से, और कल्चर फिशरी में हम खुद ग्रो करते हैं उसे। और मरीन फिशरीज़ का एग्जांपल हमें क्या मिलेगा, पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, ट्यूना, सार्डिन्स। और इनलैंड फिशरीज़ में हमें रोहू, कटला, मार्जियल, ग्रास कार्प, ये सारे कुछ कॉमन इनलैंड फिशरीज़ के एग्जांपल हैं। जो इनलैंड फिशरी होती है वो ब्रैक और फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर में होती है। जो मरीन फिशरीज़ है वो सी वाटर में होती है। और इसमें जो फिशेस हैं उसके अलावा किसकी फार्मिंग की जाती है, कुछ मराइन ऑर्गेनिज्म लाइक प्रॉन्स, मुलेट्स, म्यूजल्स, ओयस्टर, ये इनकी भी फार्मिंग की जाती है। अब हम देखेंगे बी कीपिंग को, जो कि है एपीकल्चर। बी कीपिंग को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्यों किया जाता है, फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स। जो मेन प्रोडक्शन है वो बी से क्या होता है, हनी और वैक्स का। हनी इज़ यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो मेडिसिनल यूज। हनी के बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं और ये हाई एनर्जी का एक सोर्स है। तो हनी को एज अ फूड यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वैक्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें कुछ मेडिसिनल प्रिपरेशन में वो हेल्प करता है, और साथ ही पॉलिश में भी हेल्प किया जाता है इस वैक्स का। कुछ कैंडल्स बनाए जाते हैं। लोकल वैराइटीज़ ऑफ बी जो यूज़ होता है हनी प्रोडक्शन में, वो मेनली इंडियन बीज, रॉक बी और लिटिल बी होते हैं। इटालियन वैराइटी भी यूज किए जाते हैं, जिससे कि हाई स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो सके, हाई स्केल प्रोडक्शन ऑफ हनी हो सके। फिर उसके अलावा बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो बी कीपिंग होता है उसमें हम अगर प्रोसेस को देखें कि बी कैसे कलेक्ट करते हैं हनी से, तो जो हनी होता है वो मेनली फ्लावर के नेक्टर्स से जो बी होते हैं वो अपने होम तक, वहाँ तक लाते हैं, और उसमें अपने कुछ एंजाइम, अपने कुछ सिक्रेशन से उसे हनी बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, हनी प्रोडक्शन। बीज आर आर्टिफिशियली ग्रोन इन एपरीज। जो एपीकल्चर का सेंटर होता है उसे हम एपरीज कहते हैं, और वहाँ पे आर्टिफिशियली भी बी ग्रो किए जाते हैं। द हनी इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय मशीन, और इसे हम हनी एक्सट्रैक्टर कहते हैं। जो एपरीज में हनी ऑब्टेन किए जाते हैं वो मेनली मशीन से किए जाते हैं, और इस मशीन को हम क्या कहते हैं, हनी एक्सट्रैक्टर। तो हमें बी से क्या मिला, हनी मिला, और साथ ही वैक्स भी मिलता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप से फूड के प्रोडक्शन को
ईल्ड को, प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ताकि जो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन है उसको रिक्वायर्ड फूड मिल सके। और उसके लिए ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन किया गया, ताकि फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकते हो। इसमें सबसे जो मेजर इफ़ेक्ट है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का देखा गया है। उसके बाद से ही ये फील्ड में जो क्रॉप ग्रो किए जाते हैं उस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, उनके प्रोडक्शन पे, उनके ईल्ड पे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फूड के इम्प्रूवमेंट में। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, share and subscribe the channel. See you in next video. Thank you.